एक आम इंसान जो अपनी पूरी जिंदगी बस काम करते करते घिस चुका था। उसका नाम था चोंग यन, एक अंडरपेड इंजीनियर जो दिन रात मशीनों और ब्लूप्रिंट्स के बीच दबकर आखिरकार स्ट्रेस से मर जाता है। लेकिन मौत उसके लिए अंत नहीं थी, क्योंकि अगली बार जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को किसी ऑफिस में नहीं बल्कि एक राजमहल के बीच बैठा पाता है। उसके सामने अजीब कपड़े पहनी औरतें खड़ी थीं और बाहर पूरा शहर किसी एग्जीक्यूशन देखने के लिए जमा हुआ था। एक पल के लिए उसकी सांसें रुक जाती हैं। मैं यहां कैसे आया? तभी एक गंजा आदमी उसके सामने झुककर कहता है, योर हाइनेस, एग्जीक्यूशन का समय हो चुका है, कृपया अपना फैसला सुनाइए। एग्जीक्यूशन? उसका दिमाग पूरी तरह हिल चुका था। लेकिन तभी अचानक उसके सिर में किसी और की यादें भरने लगती हैं और उसे सच पता चलता है। अब वो चोंगियन नहीं रहा। वो अब ग्रे कासल का चौथा राजकुमार रोलैंड विंबलडन है। रोलैंड को याद आता है कि उसके पिता राजा ने अपने सभी बच्चों को अलग अलग टेरिटरीज दी थीं और ऐलान किया था 5 साल बाद जो सबसे अच्छा शासन करेगा वही अगला राजा बनेगा। लेकिन समस्या ये थी कि रोलैंड बाकी राजकुमारों जैसा नहीं था। पहला राजकुमार युद्ध में माहिर था, दूसरा फाइनेंस जीनियस था, तीसरी प्रिंसेस के पास जबरदस्त पॉलिटिकल सपोर्ट था और पांचवी प्रिंसेस असाधारण बुद्धिमान थी। लेकिन रोलैंड, उसकी इमेज बस एक निकम्मे राजकुमार की थी। ना टैलेंट, ना रिस्पेक्ट, ना लीडरशिप, और ऊपर से उसे मिला था किंगडम का सबसे घटिया इलाका, बॉर्डर टाउन। एक ऐसा शहर जहां सड़कों पर गंदगी थी, लोग गरीबी में जी रहे थे और पूरा शहर धीरे धीरे मर रहा था। इन्हीं ख्यालों में डूबा रोलैंड अचानक वर्तमान में लौटता है, जब वो बूढ़ा सलाहकार फिर कहता है, योर हाइनेस, लोग इंतजार कर रहे हैं, उस विच को सजा दीजिए। विच? रोलैंड की नजर मंच पर जाती है। एक लड़की जिसे पूरा शहर शैतान की औलाद मान चुका था। भीड़ चिल्ला रही थी, उसे जला दो, मार डालो, विच को जिंदा मत छोड़ो। ये सब देखकर रोलैंड के अंदर गुस्सा भर जाता है। एक इंजीनियर होने के नाते वो साइंस पर भरोसा करता था, अंधविश्वास पर नहीं। गुस्से में वो एग्जीक्यूशन पेपर हवा में फेंक देता है और चिल्लाता है, उसे तुरंत रिहा करो। पूरा शहर एकदम शांत हो जाता है। किसी को यकीन ही नहीं होता कि राजकुमार ने क्या कहा। भीड़ की नफरत साफ दिख रही थी। तभी चीफ नाइट कार्टर आगे बढ़ता है और गंभीर आवाज में कहता है, योर हाइनेस, अगर अभी उसे नहीं मारा गया तो दूसरी विचेस उसे बचाने आ सकती हैं। ये सुनकर रोलैंड हल्का सा हंस पड़ता है। उसके सामने खड़ा ये विशालकाय नाइट एक लड़की से डर रहा था। रोलैंड सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए कैजुअली कहता है, अच्छा है, अगर बाकी विचेस भी आ गईं तो सब एक साथ मिल जाएंगी। नाइट पूरी तरह कंफ्यूज्ड रह जाता है। सीन शिफ्ट होता है बॉर्डर टाउन कासल में। रोलैंड कमरे में आते ही दरवाजा बंद कर देता है और गहरी सांस लेता है। सच तो ये था कि उसने अपनी पिछली जिंदगी में इतने लोगों से कभी बात तक नहीं की थी। लेकिन इस बार वो अपनी दूसरी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो सच जानना चाहता था, क्या विचेस सच में खतरनाक हैं या ये दुनिया बस डर में जी रही है। इसीलिए वो सीधे डंजन की तरफ बढ़ जाता है। रास्ते भर नाइट उसे रोकने की कोशिश करता है, योर हाइनेस, विचेस डेविल की सर्वेंट्स होती हैं। लेकिन रोलैंड बस हंस देता है, तुम एक लड़की से इतना डरते हो। आखिरकार वो डंजन पहुंचता है और पहली बार उस विच को देखता है। लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ती है और कुछ पल के लिए रोलैंड उसकी खूबसूरती देखकर खुद चौंक जाता है। लेकिन तभी नाइट बीच में कूद पड़ता है, पीछे हटिए, योर हाइनेस। इस बार रोलैंड इरिटेट हो जाता है। वो नाइट के हेलमेट पर हल्का सा मुक्का मारता है और कहता है, चुप रहो, मैं बात कर रहा हूं। फिर वो लड़की की तरफ मुड़ता है, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की कुछ पल चुप रहती है, फिर धीरे से बोलती है, अन्ना। इसके बाद वो अपनी पूरी कहानी बताती है। उसके पिता माइंस में काम करते थे। एक दिन माइन कोलैप्स हो गई और क्याओस के बीच कुछ लोग उनके सामान लूटने लगे। अन्ना के अंकल ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी एक आदमी उन्हें मारने वाला था और उसी पल अन्ना की पावर्स जाग गईं। उसके हाथों से आग निकली और वो आदमी कुछ सेकंड में राख बन गया। बस उसी दिन से पूरा गांव उसे विच कहने लगा, यहां तक कि उसके अपने पिता ने भी उसे बिट्रे कर दिया। इतनी देर में वो बूढ़ा सलाहकार फिर बोल पड़ता है, योर हाइनेस, इसे अभी खत्म कर दीजिए। लेकिन रोलैंड की आंखों में डर नहीं, बल्कि क्यूरियोसिटी थी। एक इंजीनियर के लिए यह मैजिक नहीं, बल्कि अनएक्सप्लोर्ड एनर्जी थी। वो अन्ना से कहता है, अपनी पावर्स मुझे दिखाओ। अन्ना हैरान रह जाती है, क्योंकि पहली बार कोई उससे डर नहीं रहा था। वो अपने गले की मैजिकल चेन दिखाती है, ये मेरी पावर्स को रोकती है। अगर मैंने इसे हटाया तो कुछ भी हो सकता है। रोलैंड बिना एक सेकंड गंवाए चेन तोड़ देता है। तो फिर मुझे दिखाओ।
अगले ही पल पूरा डंजन आग की रोशनी से भर जाता है। अन्ना के चारों तरफ फ्लेम्स घूमने लगती हैं, जैसे आग खुद उसके इशारों पर नाच रही हो। लोहे की सलाखें पिघलने लगती हैं। नाइट डरकर पीछे भाग जाता है, लेकिन रोलंड, वो शॉक में खड़ा था। डर की वजह से नहीं, बल्कि एक्साइटमेंट की वजह से, क्योंकि उसने कुछ ऐसा देखा था जो इस दुनिया को बदल सकता था। जैसे ही आग शांत होती है, अन्ना धीरे से कहती है, अब आपने देख लिया तो मुझे मार दीजिए। लेकिन रोलंड अपने कंधे का कोट उतारकर उसके ऊपर डाल देता है और कहता है, मरना नहीं, तुम आज से मेरे साथ काम करोगी। उसके दिमाग में आइडियाज दौड़ने लगे थे। एक ऐसी लड़की जो बिना फ्यूल के एंडलेस फायर पैदा कर सकती थी। उसके लिए अन्ना कोई विच नहीं थी, वो एक लिविंग पावर सोर्स थी। एक ऐसा वेपन जो इस प्रिमिटिव दुनिया को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक ले जा सकता था। सलाहकार गुस्से से चिल्लाने लगता है, योर हाइनेस, ये लड़की किसी को भी जला सकती है, और अगर विच कोऑपरेशन एसोसिएशन को पता चल गया तो हम सब मारे जाएंगे। लेकिन रोलंड बिना रुके आगे बढ़ता रहता है, उसके लिए एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो और रहने की जगह भी। फिर वो हल्की मुस्कान के साथ कहता है, आज से अन्ना हमारी एनिमी नहीं है, वो बॉर्डर टाउन का फ्यूचर है। लेकिन बूढ़ा सलाहकार अब भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राजकुमार आखिर एक विच पर इतना भरोसा क्यों कर रहा है। तभी रोलंड उसकी बात बीच में काटते हुए ठंडी आवाज में कहता है, मेरे फैसलों पर सवाल मत उठाइए, मेरे लिए विचेस कोई मॉन्स्टर्स नहीं है। लेकिन सलाहकार अब भी चिंतित था। तब रोलंड पहली बार खुलकर अपनी सोच बताता है, बॉर्डर टाउन पहले ही बर्बाद हो चुका है। मेरे पास ना मेरे भाइयों जैसी सेना है, ना पैसा, ना पॉलिटिकल सपोर्ट। अगर मुझे जीतना है तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो किसी ने पहले कभी नहीं किया। ये सुनकर बूढ़ा आदमी कुछ पल चुप रह जाता है, क्योंकि पहली बार उसे लगता है कि ये निकम्मा प्रिंस शायद सच में बदल चुका है। आखिरकार वो सिर झुकाकर कहता है, मैं मिस आना से आपकी मुलाकात अरेंज करवा देता हूं। उधर अन्ना को नहलाकर साफ सुथरे कपड़े पहनाए जा रहे थे। कई सालों बाद शायद पहली बार किसी ने उसके साथ इंसानों जैसा व्यवहार किया था। कुछ देर बाद उसे रोलंड से मिलाने लाया जाता है। नाइट उसे वो कॉटेज दिखाता है जहां आना रहने वाली थी। इतनी कम तैयारी में भी इतना अच्छा घर देखकर रोलंड जेन्युइनली इंप्रेस्ड हो जाता है। तभी नाइट घोषणा करता है, योर हाइनेस, आना आ गई है। रोलंड पीछे मुड़ता है और कुछ सेकंड के लिए बस उसे देखता रह जाता है। अन्ना अब मेड आउटफिट में थी, साफ कपड़े, बंधे हुए बाल और पहले से बिल्कुल अलग। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि रोलंड खुद थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाता है। हल्की मुस्कान के साथ वो पूछता है, कपड़े कंफर्टेबल हैं? लेकिन अन्ना खुश होने के बजाय अचानक नीचे देखती हुई बोलती है, आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? मैं मर्डरर हूं, एक विच जिससे सब नफरत करते हैं। रोलंड बिना हेजिटेशन के जवाब देता है, क्योंकि मैं तुम्हें उनकी नजरों से नहीं देखता। डेविल, ईविल पावर्स, कर्स्ड विच, ये सब सिर्फ डर है। लोग उस चीज से डरते हैं जिसे वो समझ नहीं पाते। फिर वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अपनी पावर्स का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए कैसे किया जाता है, और शायद इस दुनिया को बदलने के लिए भी। अन्ना कुछ पल चुप रह जाती है। शायद पहली बार किसी ने उसे मॉन्स्टर नहीं बल्कि इंसान समझा था। कॉटेज के अंदर आते ही अन्ना अपनी पावर्स प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है। लेकिन अगले ही पल पूरे कमरे में आग बिखरने लगती है। फ्लेम्स दीवारों तक पहुंच जाती हैं। रोलंड तुरंत समझ जाता है कि मैजिक कंट्रोल करना उतना आसान नहीं होगा जितना उसने सोचा था। और तभी एक और प्रॉब्लम सामने आती है। हर बार पावर्स यूज करते ही अन्ना के कपड़े जल जाते थे। कुछ सेकंड बाद वो शर्म से खुद को छुपाने लगती है। कमरे में ऑकवर्ड साइलेंस छा जाता है। लेकिन रोलंड राहत की सांस लेता है, क्योंकि उसने पहले से एक्स्ट्रा क्लोथ्स तैयार रखे थे। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुलता है। बूढ़ा सलाहकार हांफते हुए अंदर घुसता है, योर हाइनेस, बड़ी समस्या हो गई है। पेट्रोल टीम को डीमंस के निशान मिले हैं, और इस बार मंथ्स ऑफ डीमंस उम्मीद से कई महीने पहले शुरू हो रहे हैं। रोलंड पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। मंथ्स ऑफ डीमंस? वो पहली बार ये नाम सुन रहा था। सलाहकार गंभीर आवाज में समझाने लगता है, हर साल पहली बर्फबारी के बाद ड्रैगनस्पाइन माउंटेन्स में सूरज ढलते ही नरक के दरवाजे खुल जाते हैं। बोरदुमानों और फिर डीमंस इस इलाके में उतर आते हैं। बॉर्डर टाउन उन्हें रोक नहीं सकता, इसलिए हर साल लोगों को लॉन्ग फोर्ट्रेस भागना पड़ता है। लेकिन रोलंड का ध्यान किसी और बात पर अटक जाता है। वो सीधा सवाल पूछता है, क्या आपने खुद उन गेट्स को देखा है? बूढ़ा आदमी चुप हो जाता है। नहीं, ड्रैगनस्पाइन माउंटेन्स के पास जहरीला म्याज़मा फैला हुआ है। जो भी वहां जाता है या तो मर जाता है
या पागल हो जाता है। सिर्फ विचेस ही वहां सरवाइव कर सकती हैं। रोलंड फिर पूछता है, तो क्या आपने कभी कोई डीमन देखा है? और जवाब फिर वही था, नहीं। अब रोलंड को सब समझ आने लगता है। बॉर्डर टाउन कभी विकसित ही नहीं हो सकता था, क्योंकि हर साल लोग यहां से भाग जाते थे। कोई परमानेंट फ्यूचर था ही नहीं। लेकिन तभी रोलंड के दिमाग में एक डेंजरस आइडिया आता है। अगर लॉन्ग फोर्ट्रेस डीमंस को रोक सकता है, तो इसका मतलब डीमंस अजय नहीं हैं। और अगर वो मारे जा सकते हैं, तो बॉर्डर टाउन क्यों भागे? सलाहकार उसकी आंखों में वो खतरनाक चमक देख लेता है और तुरंत घबरा जाता है। योर हाइनेस, ऐसा मत सोचिए। लॉन्ग फोर्ट्रेस के पास विशाल दीवारें हैं, एलीट आर्मी है, लेकिन बॉर्डर टाउन के पास कुछ भी नहीं। हम सिर्फ वार्निंग पोस्ट हैं। लेकिन रोलंड फैसला कर चुका था। मुझे उन लोगों से मिलवाइए जिन्होंने डीमंस का सामना किया है। अगले दिन धूप भरी दोपहर में रोलंड और अन्ना गजेबो में बैठे थे। दोनों चाय और स्नैक्स के साथ बात कर रहे थे। तभी रोलंड पूछता है, मंथ्स ऑफ डीमंस के दौरान आखिर होता क्या है? अन्ना की आंखें धीरे धीरे उदास हो जाती हैं। उसकी आवाज भारी पड़ने लगती है। आप जैसे नोबल्स के लिए शायद ये सिर्फ एक इवेंट हो, लेकिन आम लोगों के लिए ये हर साल आने वाला नाइटमेयर है। वो बताती है कि बॉर्डर टाउन के माइनर्स पूरे साल मेहनत करके ओर निकालते हैं, और फिर विंटर आने से पहले वो सारा ओर लॉन्ग फोर्ट्रेस को दे दिया जाता है। बदले में उन्हें मिलता है थोड़ा फूड और अगले साल तक जिंदा रहने का मौका। जब मंथ्स ऑफ डीमंस शुरू होते हैं, तो सभी लोग लॉन्ग फोर्ट्रेस के अंदर शरण लेते हैं। लेकिन एक साल ये नाइटमेयर 4 महीने तक चला था। फोर्ट्रेस के अधिकारियों ने कहा, तुम्हारे ओर की कीमत सिर्फ 3 महीने के खाने के बराबर थी। और जब खाना कम पड़ गया, तो मजबूत लोगों ने कमजोरों का हिस्सा छीनना शुरू कर दिया। गरीब लोग भूख से मरने लगे। ये सुनकर रोलंड की मुट्ठियां भींच जाती हैं। उसके अंदर गुस्सा उबलने लगता है। फिर वो धीरे से कहता है, अब और नहीं। इस बार कोई बॉर्डर टाउन छोड़कर नहीं भागेगा। सीन शिफ्ट होता है बॉर्डर टाउन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में। सलाहकार बरोव 3 लोगों को लेकर आया था। 2 सोल्जर्स जो हर साल बीकन जलाने और पेट्रोल संभालने का काम करते थे, और तीसरा एक हंटर जिसका दावा था कि उसने खुद डीमंस का सामना किया है। पहला सोल्जर डर के मारे ठीक से बोल भी नहीं पाता। वो हकलाते हुए बेकार की बातें करने लगता है। तब रोलंड दूसरे सोल्जर की तरफ देखता है। इस बार दूसरा आदमी शांत आवाज में समझाता है, डीमंस पहले सामान्य जानवर ही थे, लेकिन ईवल म्याज़मा ने उन्हें पागल और हिंसक बना दिया। वो डेंजरस हैं, लेकिन मारे जा सकते हैं। मंथ्स ऑफ डीमंस खत्म होने के बाद लॉन्ग फोर्ट्रेस की कैवलरी बची हुई मॉन्स्टर्स को खत्म कर देती है। तभी अचानक वो हंटर जोर से अपना मुक्का जमीन पर मारता है। डीमंस कोई बड़ी बात नहीं है। उसकी भारी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठती है। मेरी तलवार के सामने वो सब्जियों की तरह कटते हैं। मैं खुद 2 डीमंस मार चुका हूं। इतना कहकर वो विशालकाय आदमी सीधे रोलंड के सामने घुटनों पर बैठ जाता है। सलाहकार बरोव तुरंत उसका परिचय करवाता है। योर हाइनेस, ये आयरन एक्स है। लोग कहते हैं इसकी नसों में मॉजिन क्लैन के जायंट मॉन्स्टर्स का खून बहता है। शायद इसी वजह से ये इतना विशाल है। रोलंड ध्यान से उस आदमी को देखता है, फिर सीधा सवाल पूछता है, क्या सच में तुमने डीमंस को मारा है? आयरन एक्स बिना झिझक सिर हिलाता है। एक डिमोनिक बोर और एक वुल्फ टाइप। अब रोलंड जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो जाता है। वो उससे डीमंस के बारे में और बताने को कहता है। आयरन एक्स समझाने लगता है, जैसा गार्ड्स ने बताया, ये क्रीचर्स पहले साधारण जानवर थे, लेकिन हेल मियाज़मा के संपर्क में आने के बाद ये पागल मॉन्स्टर्स बन गए। वुल्फ टाइप सबसे खतरनाक होते हैं, तेज, चालाक और हमला करने में बिजली जैसे। वहीं डिमोनिक बोर की खाल इतनी मोटी होती है कि कई बार क्रॉसबो बोल्ट्स भी अंदर नहीं घुसते। ये सुनते ही रोलंड के दिमाग में तुरंत एनालिसिस शुरू हो जाता है। उसके लिए ये डीमंस नहीं थे, बल्कि म्यूटेटेड एनिमल्स थे जिनकी एबिलिटीज अबनॉर्मल हो चुकी थीं। आयरन एक्स भी यही कहता है। सारन डीमंस खतरनाक जरूर हैं, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। लेकिन अचानक उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। असल डर हाइब्रिड टाइप से है। कमरे का माहौल अचानक भारी पड़ जाता है। आयरन एक्स धीमी आवाज में कहता है, वो शैतान की असली औलाद हैं। वो अपने इनकाउंटर को याद करते हुए बोलता है। उस क्रीचर का शरीर किसी जंगली जानवर जैसा था, लेकिन उसकी पीठ पर विशाल पंख थे। वो कम दूरी तक उड़ सकता था, और उसकी सेंसेस, आयरन एक्स कुछ पल रुकता है, ऐसी थीं कि चाहे इंसान कितना भी छुप जाए, वो उसे ढूंढ लेता था। मैं सिर्फ इसलिए बच पाया क्योंकि मैंने रेड वाटर रिवर में छलांग लगा दी थी। ये सुनकर रोलंड पहली बार चुप हो जाता है। ग्राउंड मॉन्स्टर्स से निपटने के लिए वॉल्स बनाई जा सकती थीं, लेकिन फ्लाइंग मॉन्स्टर्स, ये अलग समस्या थी। तभी वो कार्टर की तरफ मुड़कर पूछता है, क्या ये हाइब्रिड डीमंस रेयर होते हैं? नाइट गंभीरता से सिर हिलाता है। हर मंथ्स ऑफ डीमंस में कम से कम 2 या 3 दिखाई दे ही जाते हैं, और वही लॉन्ग फोर्ट्रेस के लिए सबसे बड़ा हेडेक बनते हैं।
अब आखिरकार रोलंड पूरे सिचुएशन को समझ जाता है और अगले ही पल वो अचानक मेज पर जोर से हाथ मारता है। हम बॉर्डर टाउन नहीं छोड़ेंगे। पूरा कमरा शॉक में जम जाता है। नाइट तुरंत विरोध करता है। योर हाइनेस, हम मॉन्स्टर से घिरे हुए हैं। लेकिन रोलंड की आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ डिटर्मिनेशन था। वो मैप की तरफ इशारा करते हुए कहता है, नॉर्थ स्लोप माउंटेन से लेकर रेड वाटर रिवर तक एक वॉल बनाई जाएगी। नाइट उसकी बात सुनकर ऑलमोस्ट हंस पड़ता है। इतनी बड़ी दीवार? उसे बनाने में पूरी जिंदगी निकल जाएगी। लेकिन रोलंड आराम से कुर्सी पर पीछे झुक जाता है। रिलैक्स। अगर मैं समय पर वॉल नहीं बना पाया तो बाकी लोगों की तरह रिट्रीट कर जाऊंगा। मैं भी यहां मरने का शौक नहीं रखता। ये सुनकर नाइट थोड़ा शांत पड़ता है। फिर वो घुटनों पर बैठकर कहता है, मैं अपनी जान देकर भी आपकी रक्षा करूंगा योर हाइनेस। सीन शिफ्ट होता है ग्रे कासल के विशाल समुद्री बंदरगाह क्लियर वाटर पोर्ट पर। ठंडी समुद्री हवा चल रही थी। दूर विशाल जहाज लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। वहीं खड़ी थी ग्रे कासल की तीसरी प्रिंसेस, गार्सिया विंबलडॉन। वो समुद्र की तरफ देखते हुए धीरे से कहती है, सर्दियां करीब आ रही हैं। फिर वो अपने ट्रस्टेड नाइट रेन की तरफ मुड़ती है। ब्लैक सेल फ्लीट कब तक लौटेगी? नाइट जवाब देता है, अगर सब ठीक रहा तो 3 दिनों में। प्रिंसेस हल्की मुस्कान देती है। अच्छा है, ये इस साल की आखिरी एक्सपेडिशन है। उम्मीद है ये हमें कुछ दिलचस्प सरप्राइजेस देगी। पैलेस के अंदर लौटते हुए नाइट अचानक पूछ बैठता है, लेकिन प्रिंसेस, आप थ्रोन कंपटीशन के लिए इतनी तैयार कैसे थीं? गार्सिया हल्का हंस देती है। सच कहूं तो मैंने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। लेकिन फादर जो भी करें, आखिर में थ्रोन उसी बेटे को मिलेगा जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। फिर उसकी आंखें ठंडी हो जाती हैं। लेकिन किंगडम चलाना और किंग बनना 2 अलग बातें हैं। वो अपने नाइट की तरफ मुड़ती है। समझने की कोशिश करो, मैं ब्लैक सेल फ्लीट सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं चला रही। नाइट कुछ पल सोचता है और फिर आखिरकार उसे एहसास होता है, फ्लीट का असली मकसद था स्ट्रॉन्ग सेलर्स, स्किल्ड फाइटर्स, ट्रेडर्स और पावरफुल अलाइज इकट्ठा करना। गार्सिया धीरे धीरे अपनी खुद की ताकत बना रही थी। वो सिर्फ एक प्रिंसेस नहीं थी, वो थ्रोन के लिए गेम खेल रही थी। तभी गार्सिया कैजुअली पूछती है, वैसे चौथे प्रिंस का क्या हुआ? नाइट हल्की सांस छोड़ता है। बॉर्डर टाउन से अभी तक कोई खबर नहीं आई। शायद पॉइजन प्लान फेल हो गया और जो स्पाइस भेजे गए थे वो भी गायब हैं। गार्सिया की आंखें सिकुड़ जाती हैं। तो रोलंड ने उन्हें खत्म कर दिया। उसे क्या पता था, पॉइजन सच में काम कर चुका था। असल रोलंड मर चुका था, बस उसकी जगह अब कोई और आ चुका था। गार्सिया ठंडी आवाज में कहती है, कोई बात नहीं, जब मंथ्स ऑफ डीमंस शुरू होंगे उसे लॉन्ग फोर्ट्रेस आना ही पड़ेगा और वहीं उसका अंत होगा। फिर वो हल्की इरिटेशन के साथ बोलती है, वैसे उस स्नेक येन को फांसी पर लटका दो। उसने दावा किया था पॉइजन कलरलेस और टेस्टलेस है। लेकिन अगर रोलंड बच गया तो मतलब उसने हमसे झूठ बोला। आयरनी ये थी कि पॉइजन सेलर झूठ नहीं बोल रहा था। पॉइजन ने सच में चौथे प्रिंस को मार दिया था। बस किसी ने ये इमेजिन नहीं किया था कि उसकी डेड बॉडी में एक दूसरी दुनिया का इंसान जाग जाएगा।